दोस्तों, अगर आज मैं आपसे ये कह दूं कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश अचानक मरी हुई अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया गया है, तो क्या आप मानेंगे? क्या आप चौंकेंगे? या फिर आपको लगेगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि जब वैश्विक मंच से ये दावा उछाला जाता है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था अब खत्म हो चुकी है, तो ये केवल एक बयान नहीं होता, ये एक मनोवैज्ञानिक वार होता है, एक रणनीतिक दबाव होता है और एक ऐसा दाव होता है जिसका असर केवल आंकड़ों पर नहीं बल्कि देश की साख पर भी पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हर सच्चाई बिना लाग लपेट आपके सामने आती रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या आपको सच में लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है या ये केवल वैश्विक राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि आज जो हम समझने जा रहे हैं वो केवल बयानबाजी नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी रणनीति है। अब जरा सोचिए, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता ये संकेत देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था रूस की तरह ठहराव में चली जाएगी, तो उसका मकसद केवल आर्थिक विश्लेषण देना नहीं होता बल्कि एक नैरेटिव बनाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्द भी हथियार होते हैं और कभी-कभी ये हथियार किसी प्रतिबंध से भी ज्यादा असर डालते हैं। पिछले कुछ समय में जिस तरह से टैरिफ, प्रतिबंध और व्यापारिक दबावों का इस्तेमाल हुआ, उसने साफ दिखाया कि वैश्विक शक्तियां अब सीधे टकराव से ज्यादा आर्थिक साधनों के जरिए दबाव बनाना पसंद करती हैं। भारत पर भी इसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश हुई, पहले संकेतों के जरिए, फिर कंपनियों पर कार्रवाई के जरिए और अंत में एक बड़ा बयान देकर। जब कुछ भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए तो संदेश साफ था कि अगर आप हमारे रणनीतिक हितों के अनुरूप नहीं चलेंगे तो आपको आर्थिक कीमत चुकानी होगी। प्रतिबंध का मतलब सिर्फ व्यापार रुकना नहीं होता, इसका मतलब होता है विदेशी खातों पर असर, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में दिक्कत और निवेशकों के मन में शंका पैदा होना। यह पूरा खेल विश्वास को हिलाने का होता है। लेकिन क्या वास्तव में भारत उस स्थिति में है जहां उसे डेड इकोनॉमी कहा जा सके? अगर अर्थशास्त्र की भाषा में देखें तो मृत अर्थव्यवस्था वो होती है जहां उत्पादन ठप हो जाए, निवेश रुक जाए, विकास दर नकारात्मक हो जाए और वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाए। क्या भारत उस मोड़ पर खड़ा है? अगर हम वैश्विक रैंकिंग्स को देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। नॉमिनल जीडीपी के पैमाने पर भी भारत शीर्ष देशों की सूची में मजबूती से खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक लगातार भारत की विकास दर को मजबूत बता रहे हैं। अनुमान ये संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक विकास का बड़ा हिस्सा अकेले योगदान कर सकता है। अगर कोई अर्थव्यवस्था लगातार वृद्धि दर्ज कर रही हो, निर्यात बढ़ा रही हो, डिजिटल लेन देन में रिकॉर्ड बना रही हो और आधारभूत संरचना पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हो, तो उसे मृत कहना वास्तविकता से ज्यादा राजनीतिक बयान प्रतीत होता है। इतिहास गवाह है कि भारत ने बेहद कठिन दौर देखे हैं। एक समय था जब हमें वैश्विक मंच पर कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता था। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित था और विकास की रफ्तार सुस्त थी। लेकिन सुधारों, उदारीकरण और तकनीकी क्रांति ने तस्वीर बदल दी। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और सेवा क्षेत्र ने भारत को नई पहचान दी। आज भारत न केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ऐसे में अचानक ये कहना कि सब कुछ खत्म हो गया वास्तविकता की बजाय एक दबाव की रणनीति अधिक लगता है। ये भी समझना होगा कि जब किसी देश की लोकप्रियता बढ़ती है और वो वैश्विक निर्णयों में स्वतंत्र रुख अपनाने लगता है तो बड़ी शक्तियां उसे अपने खांचे में फिट करने की कोशिश करती हैं। अगर वो देश ऊर्जा के मामले में विविध स्रोतों से खरीदारी करता है, रणनीतिक साझेदारियों को संतुलित रखता है और अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है, तो स्वाभाविक है कि कुछ शक्तियों को असुविधा होगी। ऐसे में बयानबाजी के जरिए ये संदेश देना कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी, एक तरह का कूटनीतिक दबाव है। भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती केवल जीडीपी के आंकड़ों से नहीं मापी जाती बल्कि उसकी आंतरिक मांग, युवा जनसंख्या, स्टार्टअप इकोसिस्टम और डिजिटलीकरण से भी मापी जाती है। आज भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में मिसाल बन चुका है और आधारभूत संरचना में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई अर्थव्यवस्था लगातार नए अवसर पैदा कर रही हो और वैश्विक निवेश आकर्षित कर रही हो तो उसे ठहराव की श्रेणी में रखना तथ्यों से मेल नहीं खाता। ये भी सच है कि चुनौतियां मौजूद हैं। बेरोजगारी, आय असमानता, कृषि क्षेत्र की समस्याएं और वैश्विक मंदी का खतरा जैसे मुद्दे वास्तविक है। लेकिन चुनौतियां होना और अर्थव्यवस्था का मृत हो जाना दो अलग बातें हैं।
हर उभरती अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजरती है। महत्वपूर्ण ये है कि नीति निर्माता उन चुनौतियों से निपटने के लिए कितनी तेजी और समझदारी से कदम उठाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू सामने आता है और वो है आंतरिक राजनीति का। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के बारे में तीखा बयान देता है और देश के भीतर से कुछ राजनीतिक आवाजें उसी बयान को दोहराने लगती हैं, तो ये बहस केवल अर्थशास्त्र की नहीं रहती, ये नैरेटिव की लड़ाई बन जाती है। ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो आंकड़ों, पारदर्शिता और ठोस नीतियों के जरिए जनता का विश्वास मजबूत करे। भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाया है और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। ये रणनीति दिखाती है कि देश केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सक्रिय आर्थिक कूटनीति अपना रहा है। अगर किसी एक देश के साथ तनाव होता है तो उसका विकल्प तैयार रखना भी रणनीति का हिस्सा होता है। यही कारण है कि भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। अंततः सवाल ये नहीं है कि किसी नेता ने क्या कहा, बल्कि ये है कि वास्तविकता क्या कहती है। अगर विकास दर सकारात्मक है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत है, निर्यात में विविधता बढ़ रही है और घरेलू बाजार सशक्त है, तो अर्थव्यवस्था को मृत कहना केवल एक बयान भर है। हाँ, ये चेतावनी जरूर है कि वैश्विक राजनीति में आत्मनिर्भरता और आंतरिक मजबूती अनिवार्य है। अगर हमें भविष्य में ऐसे दबावों से बचना है तो शिक्षा, अनुसंधान, विनिर्माण और नवाचार में और अधिक निवेश करना होगा। इस पूरे परिदृश्य को समझते हुए ये स्पष्ट होता है कि शब्दों की राजनीति और आंकड़ों की सच्चाई में फर्क होता है। भारत की अर्थव्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है, उस पर दबाव डाला जा सकता है, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आने वाले समय में ये टकराव केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापारिक वार्ताओं, रणनीतिक समझौतों और वैश्विक मंचों पर शक्ति संतुलन के रूप में दिखाई देगा। और यहीं से शुरू होगा इस कहानी का अगला अध्याय, जहां हम देखेंगे कि भारत इस चुनौती का जवाब किस रणनीति से देता है और क्या ये दबाव एक नए अवसर में बदलता है। अब सवाल ये है कि अगर किसी वैश्विक नेता के एक बयान से इतना शोर मच सकता है, तो आगे क्या होगा? क्या ये केवल शब्दों की जंग है या आने वाले समय में आर्थिक फैसलों की असली परीक्षा होने वाली है? जब किसी देश को सार्वजनिक मंच से कमजोर घोषित किया जाता है तो उसके पीछे दो इरादे होते हैं। पहला, अपने घरेलू दर्शकों को ये दिखाना कि हम सख्त हैं, और दूसरा, सामने वाले देश को ये संदेश देना कि अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम दबाव बढ़ा सकते हैं। भारत के मामले में भी यही समीकरण दिखता है, क्योंकि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ऐसे में यदि वो हर मुद्दे पर किसी एक धुरी के साथ खड़ा ना होकर अपने हितों के अनुसार निर्णय लेता है तो टकराव स्वाभाविक है। व्यापारिक टैरिफ और प्रतिबंधों का इस्तेमाल आज की दुनिया में उसी तरह हो रहा है जैसे कभी सैन्य ताकत का होता था। पहले युद्ध मैदान में लड़े जाते थे, अब मुद्रा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डेटा और सप्लाई चेन के जरिए लड़े जाते हैं। अगर किसी देश पर टैरिफ लगाया जाता है तो उसका असर केवल निर्यातकों पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की मनोस्थिति पर पड़ता है। निवेशक सावधान हो जाते हैं, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है और मीडिया में असुरक्षा का माहौल बनता है। यही वो क्षण होता है जब असली नेतृत्व की परीक्षा होती है कि क्या वो घबराहट में निर्णय लेगा या धैर्य के साथ रणनीति बनाएगा। भारत ने पिछले वर्षों में अपनी आर्थिक संरचना को अपेक्षाकृत विविध बनाया है। ऊर्जा आयात के स्रोतों को फैलाया गया, डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत किया गया और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चलाई गईं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आदर्श है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि देश ने केवल एक दिशा में निर्भर रहने की नीति नहीं अपनाई। यही संतुलन भविष्य में काम आएगा। अगर किसी एक देश के साथ तनाव बढ़ता है तो दूसरे बाजारों के साथ संबंध मजबूत करना अनिवार्य हो जाता है। मुक्त व्यापार समझौते इसी सोच का हिस्सा हैं, जिनके जरिए भारत अपने निर्यातकों को नए अवसर देना चाहता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत की ताकत केवल उसके आंकड़े नहीं बल्कि उसका जनसांख्यिकीय लाभ है। युवा आबादी, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और डिजिटल साक्षरता का विस्तार उसे दीर्घकालिक वृद्धि का आधार देता है। अगर घरेलू मांग मजबूत रहती है तो बाहरी झटकों का असर सीमित किया जा सकता है। इसके साथ ही वित्तीय समावेशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भुगतान जैसी व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ाती हैं। ऐसे में किसी बाहरी बयान से पूरी संरचना ध्वस्त हो जाएगी, ये मान लेना वास्तविकता से दूर है। फिर भी ये समय आत्ममंथन का है। अगर वैश्विक मंच पर हमारे बारे में इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं तो हमें अपनी कमजोरियों को भी पहचानना होगा। विनिर्माण में प्रतिस्पर्धात्मकता,
अनुसंधान में निवेश, कौशल विकास और न्यायिक प्रक्रियाओं की गति जैसे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम करना अनिवार्य है। यदि हम केवल प्रतिक्रिया देते रहेंगे और संरचनात्मक सुधारों को टालते रहेंगे तो भविष्य में दबाव और बढ़ सकता है। लेकिन यदि इस चुनौती को अवसर में बदल दिया गया तो यही घटना हमें और मजबूत बना सकती है। ये भी समझना जरूरी है कि वैश्विक राजनीति में स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। आज जो देश दबाव बना रहा है, कल वही समझौते की मेज पर भी बैठ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं अक्सर सार्वजनिक बयानबाजी से अलग दिशा में चलती हैं, इसलिए जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। व्यापारिक वार्ताओं में कठोर शब्दों का इस्तेमाल अक्सर बेहतर सौदे की भूमिका तैयार करने के लिए किया जाता है। भारत को इस खेल को समझते हुए शांत और संतुलित रहना होगा। घरेलू स्तर पर भी एकजुटता महत्वपूर्ण है। जब बाहरी दबाव बढ़ता है तो आंतरिक विभाजन स्थिति को और जटिल बना देते हैं। आर्थिक मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर एक साझा दृष्टिकोण आवश्यक है। अगर निवेशकों और वैश्विक संस्थानों को ये संदेश जाए कि भारत अपनी नीतियों को लेकर स्पष्ट और स्थिर है, तो अस्थायी बयानबाजी का असर कम हो जाएगा। विश्वास ही अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी है और उसे बनाए रखना हर सरकार और हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में ये संभव है कि व्यापारिक शर्तों पर नई वार्ताएं हों, कुछ टैरिफ कम हो, कुछ बढ़ें और कुछ क्षेत्रों में सहयोग फिर से स्थापित हो। ये प्रक्रिया उतार चढ़ाव से भरी होगी, लेकिन यदि भारत अपनी विकास गति बनाए रखता है, निर्यात में विविधता लाता है और घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाता है, तो कोई भी एक बयान उसकी दिशा तय नहीं कर पाएगा। असली ताकत आंकड़ों की निरंतरता और नीतियों की स्थिरता में होती है, न कि क्षणिक सुर्खियों में। इस पूरी कहानी का सार यही है कि वैश्विक मंच पर सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि प्रदर्शन से मिलता है। यदि भारत लगातार वृद्धि, नवाचार और सामाजिक स्थिरता दिखाता है तो समय के साथ वही सच्चाई स्वीकार की जाएगी। चुनौतियां आएंगी, दबाव बनेगा, बयान दिए जाएंगे, लेकिन अंततः अर्थव्यवस्था की मजबूती उसके वास्तविक परिणामों से सिद्ध होती है। और शायद यही वो क्षण है जब भारत को साबित करना है कि वो केवल उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि स्थिर और परिपक्व आर्थिक शक्ति भी है। तो अब नजरें भविष्य पर हैं, जहां ये तय होगा कि ये टकराव अस्थायी राजनीतिक बयान था या एक बड़े आर्थिक पुनर्संतुलन की शुरुआत। अगर देश आत्मविश्वास, सुधार और एकजुटता के साथ आगे बढ़ता है तो हर चुनौती उसके लिए सीढ़ी बन सकती है। यही वो मोड़ है जहां इतिहास दिशा बदलता है और राष्ट्र अपनी पहचान को नए स्तर पर स्थापित करता है। अगर आपको ये विश्लेषण गहराई से समझ आया और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की परत दर परत सच्चाई आपके सामने रखते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए कि क्या आपको लगता है ये केवल दबाव की रणनीति है या आने वाले समय का संकेत, क्योंकि आपकी सहभागिता ही इस मंच की ताकत है। और अगले वीडियो में हम इस कहानी के अगले अध्याय को और विस्तार से समझेंगे।